Assalamu alaikum, good morning everybody. How are you all doing in the end of the year? आज 21 दिसंबर है, literally 10 days left. मैं almost on a regular basis ऐसा countdown दे रही हूँ जैसे कोई होने वाला है, कमाल होने। हमारी उम्मीद और दुआ है नया साल जो है वो आप सबकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन अगर आपने इस साल कुछ खास मार्का नहीं भी मारा and you just survived, it's okay that you did. So this year was the survival of the fittest. Survival of the fittest वाला मामला था। All over the place, महंगाई तो खैर हम सारों के सामने ही है, तो वो पीक कर गई सब कुछ इस साल तो। yes you are right. So बहुत सारे लोग साल के आखिर में, आपको पता है सोशल मीडिया कभी कभी बड़ा कंज्यूमिंग भी हो जाता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी ले लेता है, आपको अपने कुछ एक्युलेट्स, अपनी कुछ अचीवमेंट्स अपलोड करते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है दिखाने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो आपने ये साल गुजार लिया, अच्छे से गुजार लिया, आप सेहतमंद हैं, आप सॉर्ट ऑफ मुतमईन हैं, नहीं भी हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो भी यू आर गुड माई फ्रेंड, सो इट्स ओके। बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट होने की किसी से पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेंड सा चल जाता है ना, माई रील ऑफ 2023 एक्सेट्रा। एनीवे तो आप पैट ऑन योर ओन बैक कर लें, क्योंकि उससे पहले 2 साल तो कोविड ने ही ले लिए थे, तो अब ये महंगाई नहीं ले लिया, बट स्टिल सर्वाइवल है और चल रहे हैं, तो लिहाजा अपने आप को ज़रूर थोड़ा सा लेकिन क्या कहते हैं, अपने आप की तारीफ करें, अपने आप को अपने आप को खुद ही दिलासा दें, अपनी खुद ही तारीफ करें, अपने खुद ही सपोर्टर बन जाएं। बी योर ओन cheerleader। ये अच्छा है, बी योर ओन cheerleader। वाह अब्दुल्ला, तो बड़ा ये आप करते होते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने सोचा है मैं क्या करूं। बहुत अच्छी बात है, हम सारे ये करेंगे। अच्छा जी, आपको बताना, मैं ये बताना चाहता हूँ हुमा आपको कि हम साल गुजरने की बात कर रहे हैं, लेकिन साल का आखिर शादाब के लिए इतना बुरा नहीं रहा है। Although वो अनफिट हैं, लेकिन he is like he is sorted। शादाब खान की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कौमी टीम के आपको पता है, हाँ, जिनकी बात कर रहे हैं साबिक नायब कप्तान शादाब खान की हम बात कर रहे हैं, जो कि इन दिनों आपको पता ही है कि अनफिट हैं और उसकी वजह से वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन दैट इज़ नॉट स्टॉपिंग हिम एट ऑल, क्योंकि उन्हें पंजाब पुलिस ने अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। मेरी बात सुने, जब आपने ऐसे साउंड किया कि चूंकि वो अब अनफिट है तो वो पंजाब पुलिस के लिए अहल हो गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन पंजाब पुलिस में बड़े फिट लोग भी मौजूद हैं, और पंजाब पुलिस ने शादाब को फिट ही देखा है। ये अनफिट तो हम एज ए क्रिकेटर उनको बता रहे हैं ना, तो उनको आप कह रही हैं कि अब चूंकि वो अनफिट हो गए, एजाजी डीएसपी के रैंक पे उनको तो वो डीएसपी बन जाएंगे क्योंकि वो अनफिट है। भाई नहीं अब्दुल्ला, चुप कर जाओ और तस्वीर देखो। वैसे सच बताऊं तो जब मैंने तस्वीर पहले देखी थी ना, तो वो कभी बार वो फैंसी ड्रेस शोज नहीं, उसमें बच्चों को पुलिस की जबरदस्ती, हाँ, जिनके साइज का भी नहीं होता, याद आ गया। तो मेरा कैसे, ये तो उनके साइज की वर्दी है, ये सब कुछ सही साइज का ही होगा उनका। अच्छे भी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बट हमें मजाक करने का एक शौक भी है और आदत भी है, तो लिहाजा आप ये देखें। बट अच्छा बात सुने, बट व्हाई ये इसका व्हाई का जवाब तो जिंदगी में कभी वैसे ही नहीं मिलता ना। बट प्लीज खुश हो अब्दुल्ला, ये बहुत शादाब जब ये न्यूज़ देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे कि हम हंस रहे हैं, ऑल्दो ये हम कमेंट कर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी कि आप डीएसपी लग गए। अब तो डीएसपी भी हो गए, अंदर कर देंगे, चुप कर जाओ, मैंने लौट जाना ही नहीं है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने शादाब खान को एजाजी डीएसपी के रैंक पर लगाया है, और ऑलराउंडर ने एजाजी डीएसपी मुकर्रर होने के बाद आईजी पंजाब को सलूट भी किया। भाई शुक्रिया अदा किया, और सलूट किया, शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शादाब खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं। एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, एक तो क्या उनकी जेडीज क्या है, ड्यूटी क्या है? एक तो पुलिस फोर्स का आपको पता है, पंजाब पुलिस हैज बीन ट्राइंग रियली हार्ड टू improve the public perception of Punjab police. जन्नत मिर्जा was on board as well, आपको पता है इससे पहले। Did that work? हाँ, I don't know, but अब शादाब को भी वो लेके आए हैं, जो पब्लिक सर्विस, कि जन्नत मिर्जा के खुद वालिद साहब भी पुलिस में। सो शादाब में भी जो पब्लिक सर्विस मैसेजिंग होगी, जो आवाम में आगाही मुहिम चलाने की बातें होंगी, वो शादाब के थ्रू ये किया करेंगे, और शादाब को इसके क्या पर्क्स मिलेंगे, आई डू नॉट नो दैट, बट यस। नहीं तो पर्क्स वगैरह को तो बाद में होगा, लेकिन शादाब क्या करेंगे, मतलब ये एक ऑनररी, मैंने अभी बताया तो है कि वो पब्लिक सर्विस मैसेजिंग वगैरह में काम आ सकते हैं। मैसेजिंग तो दैट्स अब्दुल्ला, वो तो वैसे ही कर रहे होते हैं, दे आर लाइक पब्लिक फिगर्स, तो पब्लिक सर्विस मैसेज तो चल ही रहा होता है।
यार भाई किसी का दिल चाह रहा था शादाब को डीएसपी बनाने का, तो बस हो गया, हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन टू मच, बट हमें अच्छा लगा and we wanted to start the show with that because these are good visuals. अब इतना नहीं हम इसकी क्या गहराई में जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं, हमें नहीं पता क्या अच्छा होगा। चलें और खबर बताते हैं आपको। ये तो एक अगर आपको ऑफर होगी डीएसपी बनने की तो वुड यू? एब्सोल्युटली है ना, व्हाई नॉट, व्हाई वुडंट आई। और वैसे भी एक ऑनर है, एक एजाज आपको मिल रहा है, तो आप क्यों ना करें। वर्दी का तो एक और ही एजाज होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी कुछ बनना चाहते हैं इस तरह का। तो हम समझ तो आ गई होगी आपको, तो हम बैठे हुए हैं इधर, आ जाए। अच्छा, जिम्मेदारी भी लेकिन बढ़ जाती है, लेकिन मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए भरपूर तैयार हूँ। हाँ, अब भाई इतना तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, तो अच्छा है कि अब जरा अथॉरिटी मिल जाएगी साथ साथ। एक ये खबर सुने, ये सुन के आप सारों का दिल चाहेगा कि जो हम कर रहे हैं माली होते हैं अब वो छोड़ दें और हम जाके क्या बन जाएं, एक हर्मेस, जो कि आपको पता है कि ज्वेलरी भी होती है, कपड़े भी होते हैं, पूरा लाइफस्टाइल होता है। तो उसके बानी जो हैं, जिनका क्या नाम है, ये एक्चुअली इनका नाम तो निकोला है। ये 3D हर्मेस की 5वीं नस्ल के वारिस हैं। 80 साल इनकी उम्र है। और इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इनका एक मुआहदा था आई सॉक्रेटिस नामी फाउंडेशन। यूजुअली अमीर लोग जो होते हैं ना, ये फाउंडेशन वगैरह में अपनी बहुत सारी वेल्थ जो है वो चैरिटी करते हैं, बाहर के अमीर लोग जो होते हैं ना। लेकिन इन्होंने अब वो मुआहदा ख़त्म करके अपने एक मिडिल एज्ड माली को अडॉप्ट करने के लिए कानूनी अमल का आगाज़ कर दिया है, और ये अपनी निस्फ दौलत अपने बागबान को मुंतकिल करने का फ़ैसला कर चुके हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। और तकरीबन कितनी बनती है इसकी मालियत? 12 बिलियन यूरोस ओनली। अब देखिए, अभी इससे पहले वाली खबर में हम क्यों का सवाल हमने उठाया था, वाई कि शादाब को डीएसपी ऑनरी वो बनाया और ये क्यों किया एंड ऑल दैट। इधर के क्यों को ज़रा प्लीज़ आप जवाब दें कि आदि अपनी फॉर्चून जो है उन्होंने अपने माली डेफिनेटली जो कि जिनसे वो क्लोज भी होंगे, माली कुड बी हिज कॉन्फिडेंट एज वेल, वो कन्फाइड शायद करते हों, तो उनको आदि अपनी जायदाद दे रहे हैं। इसलिए अब्दुल्ला कह रहे थे कि हमें सब कुछ छोड़ के ना किसी अमीर घराने के माली बन जाना चाहिए, बट डेफिनेटली देयर हैज टू बी अब्दुल्ला रिलेशन। लोग पूछ रहे होंगे कि भाई इनके ही डजंट हैव अ चाइल्ड, सो या इनके कोई एयर्स नहीं है, तो फिर ठीक है ना, तो फिर ये क्लोज होंगे टू द माली, उनके बच्चों की तरह होगा या फिर व्हाटएवर कहने का मतलब है। तो ही मस्ट हैव थॉट दैट ही डिजर्व्स टू बी लेफ्ट दिस फॉर्च्यून। या मे बी, सो गुड फॉर द माली, गुड फॉर द माली। सो और बिसाइड्स उनकी दौलत है, आपको वैसे ही नहीं आ रही थी, मतलब उधर ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी थी, तो उधर ही ठीक है। Just an interesting news, we thought to share it with you in case आप जिंदगी में बहुत ही नाउम्मीद हो गए हैं, तो देखिए ऐसे भी जैकपॉट लग जाते हैं। लेकिन वो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ रिलेशन देयर, there has to be, and you know maybe हाँ, so अच्छा, ये हो गई बातें। आगे बढ़ेंगे और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो चुका है। ये तो हमने आपको कल बताया था कि एज एन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स हैज स्टार्टेड, और अब लोग जमा भी करा रहे हैं जिनका तमाम मटीरियल तैयार था। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मिल चुकी हैं। इलेक्शन होंगे कब? 8 फरवरी को। कब को ही होंगे? 8 फरवरी को ही होंगे। लेकिन हुकूमत बनाने के दावेदार अहम जमातों के कायदीन इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, ये कानूनी और सियासी गुत्थी जो है वो अब तक सुलझी नहीं है। और ये क्यों, हम आपको बता देते हैं। पीटीआई को बैट का निशान मिलता है या नहीं, ये मसला भी इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अब आप सोच रहे होंगे नाम मैं कुछ और लूँगी, लेकिन व्हेन वी से चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो वो साथ कहना पड़ता है गौहर अली खान, क्योंकि वो चेंज हो गया ना। उनका दावा है और वो दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, क्योंकि याद है ना वो पहले डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, तो अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया था। अब किस बिना पे गौहर अली खान साहब कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सुने। और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर हम सबमिट कर लेंगे। और हल्के जो उसने किए वो इंशाल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुताल्लिक भी इबहाम मौजूद हैं। इन्हें साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की अदालत ने ताहयात नाअहल करार दे रखा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक नए कानून के तहत नवाज शरीफ 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। कैसे?
रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े हैं या एक दो हो सकता है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़े। तो ये समझ नहीं आई वैसे ये सारे किस तरह लड़ेंगे इलेक्शंस। आपको साथ ही ये भी बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो है उन्होंने इशारा दिया है, इनफैक्ट इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन 9 मई को जिन अफराद ने कानून हाथ में लिया उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। गलत ठीक सर्टन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं। अगर वो जेल में है वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है, कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या जो डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ है। आपके पास जुडिशल रेमेडीज़ अवेलेबल है क्योंकि आपने उसी निज़ाम को तख्लीक किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लीगी ख़वातीन कारकुनान से कल नशिस्त हुई है। मियाँ साहब ने कल फिर पुरानी बातें दोहराई, लेकिन इनके लबो लहजे से नहीं लग रहा कि इनके इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट होगी। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे, तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कहाँ होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें। यही वजूहात हैं कि हम आज बिल्कुल उस मकाम पे खड़े हैं जो कि दुनिया में शायद हमारे जैसे चंद ही और मुल्क होंगे। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के सरकर्ता रहनुमा जहांगीर तरीन भी एक्चुअली मियाँ साहब की तरह ताहयात नाअहली के फैसले का शिकार है, मगर वो भी कागजात नामजदगी तो हासिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट नाअहली का यह मामला 2 जनवरी को देखेगी। सो बहुत दिन रह नहीं गए हैं कि कब मामला तय हो जाएगा। तब तक सियासी जमातों के सरकर्ता रहनुमाओं की किस्मत का फैसला नहीं हो जाता, जब तक इंतखाबी सरगर्मियों में रिवायती गहमा गहमी थोड़ी सी मुझे लगता है कम रहेगी। 2 जनवरी के बाद प्रॉबेबली ज़रा सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम कानूनी पर्सपेक्टिव इस पे लेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सवाल तो यही बनता है ना कि इसमें से 2 लोग अगर डिस्क्वालीफाइड थे एटलीस्ट, तो अब कैसे वो ये कह रहे हैं कि नहीं, नया कानून के तहत वो कह रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली अब इट डजंट स्टैंड। सो 5 साल पूरे हो गए हैं। शरीफ की थी और 3 साल इमरान खान की। इमरान खान जी बिल्कुल, जो अगस्त में जो केस हुआ था, मगर वो तो अभी अच्छा चल रहा है ना हमारे साथ है। इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल थोड़ी हुए। एग्जैक्टली वो नहीं हुए। नवाज शरीफ के तो 5 साल मुकम्मल हो गए, जहांगीर तरीन के भी हो गए। सो इन दोनों की एक्चुअली किस्मत का फैसला होगा। उनके 5 साल नहीं थे, उनके ताहयात मतलब नए कानून के तहत वो कह रहे हैं 5 साल हमारे गेस्ट हमारे साथ ताहयात नाअहली का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 को तय करना है। सुन भी रहे होंगे कि हमने खुद ही यहाँ बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन आपसे पूछना ये है कि इलेक्शन स्केड्यूल आने के बाद सब नजरें जो हैं वो इसी जानिब थी कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा भी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान जो है वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं बेसिकली? जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, तो उनको जब तक कि इलेक्शन कमीशन की जो नाअहली है, जिसको ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो नाअहल हो गए हैं 5 बरस के लिए, तो जब तक कि वो इन फील्ड है तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो RO है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके जो पेपर्स हैं उसको कबूल कर सकें। उसकी वजह अगर कोई चैलेंज ना भी करे तो ये है कि उसके अंदर एक कॉलम होता है, उस कॉलम में आपको लिखना पड़ता है और सच्ची बातें लिखनी पड़ती हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, क्या किसी केस में आपकी कन्विक्शन तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो उसकी सज़ा कितनी है। ये सब बातें आपको
लिखनी पड़ती हैं, और अगर आप उनको अखफा करें तो एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है और आप सादिक और अमीन नहीं रहते, वो 5 बरस की मज़ीद बन जाती है फिर। तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि जब तक कि उनकी कन्विक्शन जो है वो ओवरटर्न ना हो तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उन्हें नाअहल किया गया है वो अभी मामला ज़ाहिर है 5 साल कहाँ पूरे हुए हैं, और जब तक अगर छुपाएंगे और नहीं लिखेंगे तो वो एक और कन्विक्शन के ज़द में आ सकते हैं। अब ये बता दीजिए अशतर साहब कि बानी पीटीआई के मामले में तो चलें, इब्हाम शायद पीटीआई को लग रहा हो भी, नवाज शरीफ के मामले में बज़ाहिर ऐसा नहीं है। इनके केस ख़त्म होने के बाद भी कहा तो यही जा रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन नून लीग कॉन्फिडेंट है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो वहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है? नंबर 1, उनकी अब कोई नाअहली रही नहीं। उनको नाअहल किया था 2 अदालतों ने। एक अदालत थी अदालत उज़्मा, जिसमें उनको नाअहल करार दिया इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था उस तनख्वाह का जिसके वो हकदार थे, लेकिन उन्होंने ली नहीं अपने बेटे की कंपनी में से। जहाँ तक उनकी दूसरी नाअहली है उसका ताल्लुक़ था उस कन्विक्शन के साथ जो कि उनको नैब के अदालत ने दी थी, और उसमें उनको 5 साल की नाअहली की सज़ा दी गई थी। अब जो अपीलें उसमें दायर की गई उसमें उनकी सेंटेंस को पहले सस्पेंड किया गया था, जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर जा सके थे। जब वो वापस आए और उन्होंने सरेंडर किया तो उनकी अपीलों की समाअत के बाद ये करार पाया कि उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, और वो उनकी अपीलें जो हैं दोनों अल-अज़ीज़िया में भी और एवनफील्ड वाले रेफरेंस में भी, उन दोनों में वो बरी हो गए, बाइज़्ज़त तौर पे बरी हुए। तो उस जो उनकी जो बरी हो गए उसकी वजह से उनकी कन्विक्शन सेटिसाइड हो गई, और उस कन्विक्शन में उस नाअहली का भी जिक्र था, इसलिए वो भी ख़त्म हो गया। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको नाअहल डिक्लेयर किया था, वो डिक्लेरेशन जो है उसको नलीफाई कर दिया 232 जो है 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत। उसके ऑब्जेक्टिव भी यही था कानून को बनाने का कि जिन अशख़ास को, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को नहीं, जहांगीर तरीन साहब और बहुत सारे और लोग, मेरे अगलबन को 20-22 लोग हैं जो MP और MNA थे जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन दायमी कर दी गई थी फॉर मेकिंग स्टेटमेंट विच वॉज नॉट करेक्ट। तो उसको अब पार्लियामेंट ने 5 बरस कर दिया फ्रॉम द डे ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब वो 5 बरस गुजर चुके हैं, तो इसलिए ये भी कोई नाअहली जो है उनके ऊपर जो दाग था नाअहली का, वो पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया हुआ है। सो वो हर लिहाज से इलेक्शन लड़ने के अब ठीक है। आपकी राय में मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के ना अब ये भी बताएं कि अरशद साहब कि इस सब के दौरान अखबारात में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पब्लिक नोटिस जारी हुआ जो 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतालिक एक केस का है। तो 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, और जो भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद है उनसे स्टेटमेंट्स जो हैं मांगी गई हैं बेसिकली। तो क्या जो लोग ताहयात नाअहल हैं उन्हें इसी केस का इंतजार करना होगा, या फिर जो बाइज्जत बरी हो गए, जैसे कि आपने मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया, उनको इस केस की इंतजार की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पुराना फाइल हुआ केस है, नए केस नहीं है। इसमें खैर चूँकि वो सब जुडिस मामला है, मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं। इतना मैं कह सकता हूं कि पार्लियामेंट ने जब ये सब कुछ कह दिया तो फिर वो नाअहली उनकी रही नहीं। हाँ, वो जो जजमेंट है उसके मुतालिक ज़रूर बात करना चाहेंगे लोग जिन्होंने पिटिशन्स फाइल की हुई हैं, उनका जो मौक़िफ़ होगा वो तो उसमें 2 बुनियादी बातें हैं। एक कि क्या ऐसी नाअहली थी या ऐसी कोई बात की गई थी जिसके तहत इलेक्शंस को इफ़ेक्ट करती हो। पिछले दिनों कुछ जजमेंट्स आई और उन जजमेंट्स में ये लिखा गया कि अगर कोई ऐसी बात अखवा की गई हो या कोई बढ़ा चढ़ा के बयान की गई हो जिसकी वजह से इलेक्शन इफ़ेक्ट होता हो, तो उसके तहत तो नाअहली हो सकती है।
दूसरी किसी बात पे नाअहली नहीं हो सकती, शायद उसकी भी एक तशरीह की ज़रूरत होगी। फिर आपके सामने मामला है वाडवा साहब का, उनको भी 62(1)(f) में ही नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उनके मुतालिक भी कहा गया कि उनकी जो नाअहली है वो सिर्फ उसी इलेक्शन की हद तक है जिस इलेक्शन में उनके मुतालिक कहा गया कि उन्होंने कोई गलत बयानी की थी। सो ये मामला जो है उसके लिए किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो शायद इलेक्शन सारे के सारे लोग लड़ सकेंगे 232 के, अगर 5 साल गुजर चुके हुए हैं तो। जी, अगर 5 साल गुजर चुके हैं तो फिर तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, और आपने कहा उनको तो वैसे ही उनका मामला ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अशतर हुसैन साहब। लेकिन इस पे एक राय नहीं है, इस पे मुख्तलिफ आरा हैं, लीगल ओपिनियंस हैं। सो हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में बिफोर द 2 जनवरी हम और लोगों की राय भी शामिल करें एज इन कानूनी माहिरीन की, बेहतर इसको समझ पाएं। सो ये एक पर्सपेक्टिव है जो हमने आप तक पहुंचाया है, और 2 जनवरी के बाद मामला बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। देयर वुड बी नो ग्रे एरियाज लेफ्ट टू इट। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट मोस्ट लाइकली मियां नवाज शरीफ वुड कंटेस्ट इलेक्शंस। इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म को अक्सर हम मिजाज करार दिया जाता है। बानी PTI के दौरा अमरीका पर शेख रशीद ने कहा था कि दोनों हम मिजाज हैं, मुलाकात पर अल्लाह खैरी करे। सोशल मीडिया पर ही नहीं, अमरीका के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दोनों शख्सियात के तर्ज सियासत, तर्ज खिताबत, अंदाज़ गुफ्तगू समेत दीगर आदात व अतवार का बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में मवाजना होता रहा है। मगर अब लगता है कि निस्बतन हम मिजाज समझे जाने वाले सियासी रहनुमाओं की किस्मत के सितारे भी एक ही तरह से गर्दिश में हैं। बानी PTI भी अदालतों से इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अब ट्रंप को भी अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने कैपिटल हिल में हमले से मुताल्लिक इनके किरदार पर उन्हें नाअहल करार दिया है। ट्रंप के तर्जुमान के मुताबिक फैसला इंतहाई नाकिस है और इसे अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त ट्रंप के खिलाफ दीगर रियासतों में भी कई मुकदमात हैं और बिल्कुल इसी तरह जैसे आज बानी PTI के खिलाफ भी दर्जनों मुकदमात कायम हैं। अमरीकी माहिरीन कानून का ख्याल है कि दीगर रियासतें भी कोलोराडो की पैरवी में ट्रंप को नाअहल करार दे सकती हैं, जो उनके सियासी फ्यूचर के लिए बेसिकली तबाहकुन हो सकता है। और इसी तरह बानी PTI के खिलाफ भी कई केसेस चल रहे हैं और अगर उनके खिलाफ भी फैसले आ गए तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल भी ट्रंप की तरह मजीद तारीख हो सकता है। एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ ही हमें ज्वाइन करें वाजिद अली सैयद फ्रॉम वाशिंगटन DC। बहुत शुक्रिया वाजिद। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल हमला करने वालों में शामिल न थे, लेकिन फिर भी इतनी सख्त सज़ा, तो क्या इल्ज़ामात हैं जो उन पर साबित हुए हैं और उनको किस तरह से इस हमले से लिंक करके अदालत में ये सबूत पेश किए गए? इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये फैसला जो है वो असल में ट्रायल कोर्ट का था, जिसने ये कहा था कि गो कि वो फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कम अज़ कम उसको इंस्टिगेट करने में उनका एक रोल है, उनका एक किरदार रहा है। ना सिर्फ ये कि वो इस हमले को रोकने में भी नाकाम रहे, बल्कि जो तकरीरें उन्होंने उससे पहले की थी जिसकी वजह से ये हमला हुआ, वो इनका बुनियादी एक उसका नुक्ता बना। और उसके बाद फिर जो हाई कोर्ट है, जो कि स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उसी फैसले को सस्टेन किया है। ये इसमें बहुत अहम है कि वो 3 से 4 जो जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी से ये फैसला उसको सस्टेन किया गया, और उसमें फिर ये ऑप्शन उनको इस साथ में दी गई कि ये फैसला अभी तक पॉज है, क्योंकि उनके पास कोई 1-2-3 हफ्ते हैं जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को रुजू कर सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये बताएं कि अब ट्रंप ये फैसला चैलेंज भी करेंगे, लेकिन फैसला बरकरार रहता है तो रिपब्लिकन पार्टी के पास क्या चॉइस है? कौन सदारती उम्मीदवार हो सकता है उनका? हाँ, अभी चूँकि ये बिगनिंग है तो जो नॉमिनेशन वगैरह आ रही हैं उसमें वो खासी लंबी लिस्ट है। ख़ास तौर पे जो लोग फ्रंट पर रनर हैं उनमें क्रिस क्रिस्टी हैं, निकी हेली हैं, रॉन डिसेंटिस हैं। तो ये वो लोग हैं जो आगे मुकाबला करने को तैयार तो हैं, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये बन चुकी है कि जब तक जो लीगल ट्रबल्स आती हैं ट्रंप की, वो उतनी ही उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जाता है।
है। और अब तक जो डिबेट्स हुई हैं रिपब्लिकन पार्टी की, इस डायलॉग वगैरह हुआ है नॉमिनेशन के लिए, उसमें ये जितने भी लोग हैं वो सबके साथ पोजीशंस वही ले रहे हैं जो सदर ट्रंप की हैं किसी भी इशू को लेकर। सो उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं पाया जा रहा। लेकिन ये कि जब तक ये लोग इनकी सिलेक्शन होती है नहीं होती है, ये ऑल डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इसकी अपील ट्रंप की ले लेगी और उसके बाद वो सुनती है या नहीं सुनती है, और जो सुनती है तो उसके बाद वो फैसला क्या देगी, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, ट्रंप की तो चले हम बात कर ही रहे हैं, डेमोक्रेट्स की बात करें तो उनके जो मौजूदा सदर हैं बहुत ज़्यादा वो भी मकबूल नहीं हैं, और क्या इसके बावजूद उन्हें एक और टर्म के लिए कंसिडर किया जा रहा है, या फिर वो एक ऐसे अमरीकी सदर होंगे जो दूसरी टर्म के लिए ना कंसिडर किए जाएं? ऑल्सो बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड, यू नो दैट। अच्छा, ये ज़रा इसके ऊपर बात करना कबल अज़ वक्त है। जो सदर बाइडन हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी के ऊपर जो अफेक्ट हुई है उसकी रीजंस एक तो यूक्रेन वॉर है, उसके बाद फिर गाज़ा के अंदर जो चल रहा है उसकी वजह से भी उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सो अभी तक कोई ऐसे नाम सामने नहीं आए जो कि होंगे, लेकिन ये अगेन पिछले इलेक्शंस की तरह लग ये रहा है कि ये डिपेंडेंसी भी ये होगी कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सामने आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से डेमोक्रेट्स किसको चूज करते हैं। लेकिन अगर ट्रंप निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर डेमोक्रेट्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा सा कबल वक्त है, लेकिन ये पॉपुलैरिटी भी बाय द टाइम जब ये डिसीजन हो जाएगा कि ट्रंप की स्टैंडिंग क्या है, और ये कि इलेक्शन जब करीब आते चले जाएंगे उसके बाद ये किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, कौन लोग डिबेट्स में आगे आते हैं और कौन लोग फिर आगे हतमी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे जो ट्रंप से मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगर ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं तो बहुत से फैसले डेमोक्रेट्स के भी उस पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन एक्चुअली इट इज़ जस्ट बीन अ मंथ अमरीका में ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। एक तो ये बहस है ना कि एनीबडी बट ट्रंप, लाइक लोगों को ट्रंप नामंजूर थे और उसके अलावा चाहे कोई भी आ जाए, हालांकि बाइडन उसके बाद जब कोई भी आ गए हाँ तो वो भी अनपॉपुलर हैं। और सर्टनली अमेरिका के जितनी रियासतों में अभी एक महीने पहले ही मेरा जितना भी जहाँ भी जाना हुआ, सो जो यंग अमरीकी और पर्टिकुलरली लेफ्ट सोच के मालिक हैं वो इस गाजा वॉर के बाद तो और ज़्यादा बाइडन के नाक़िद हो गए हैं। सो या देयर आर चांसेस के एक ऐसे अमरीकी सदर के तौर पर काफ़ी अर्से बाद ये सामने आए जो कि दूसरी टर्म ना ले सकें फ्रॉम डेमोक्रेट्स बाइडन। वैसे सोचा जाए तो इनको खुद भी इसकी कोशिश आई गेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ 80+ और हेल्थ इश्यूज भी इनके बहुत हैं, आपने देखा ही है। अच्छा, और वो जंगले वंगले आपको पता है अमेरिका में पब्लिक इमारतों के बाहर नज़र नहीं आते, लेकिन कैपिटल हिल हमले के बाद वो जो तमाम एरिया है उनका वहाँ पे जंगले लगा दिए गए हैं, जो कि अमरीकियों के लिए बड़ा शॉकिंग है। हमारे लिए तो बड़ी आम बात है। वाशिंगटन डीसी में बड़ी एक अभी टिल डेट लोग उस दिन को नहीं भूल पाए हैं। अच्छा, ये खबर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि हमारे मसाले जो है ना वो पहले से सदियों से और बड़े ऑथेंटिक होते हैं। और इनफैक्ट जब हमारी बहनें भाई कजन्स वगैरह कहीं बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान आ रहे होते हैं वो यहाँ से मसाले ज़रूर लेके जाते हैं, बिकॉज दे से दे आर ट्रू। और अब ऐसा हो रहा है कि अब आपको पता है बड़े बड़े वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ के घर में कभी कभी एक आध बड़ी पिक्चर वायरल हुई थी कि पीछे जो है ना वो हमारे मसालों के डब्बे रखे हुए थे, रिमेंबर? अच्छा, बात हम ये क्यों कर रहे हैं अब्दुल्ला? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंध की मिर्च का जायका जो है और वो खुशबू हमारे चीनी जो भाई हैं ना उनको बहुत पसंद आ गई है, और मिर्च को ये एजाज़ हासिल हुआ है। सीपेक ज़रई मंसूबे के तहत पहली सब्ज़ी है ये जिसे चीन को बरामद किया गया है। सीपेक सब्ज़ी मंसूबे के तहत मिर्चें हमारी पहली वो वेजिटेबल हैं जिन्हें अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और मिर्च और सीपेक की ये कहानी हमें सुना रहे हैं हमारे दोस्त रियाज आंडी। जी हुमा अब्दुल्ला, बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए। जो एक सेरेमनी हुई है उसमें पहली मिर्चों की जो खेप है पाकिस्तान से वो चीन रवाना हो रही है। पाकिस्तान मिर्च पैदा करने वाला दुनिया का चौथा और चीन मिर्च दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन दो दोस्त पड़ोसी मुल्कों में रंगों और जायकों की तिजारत मयार पूरे ना होने की वजह से नहीं हो रही थी। जब कभी एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है उससे
जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मीट करना होता है। उसमें पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जी हम उन आई एंड मार्केट्स को उस तरीके से हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। अब अगर हम स्पेस बना लेते हैं इसमें हमारी जो चिली भी, तो सब्सिक्वेंटली हमारी और भी कमोडिटीज़ हैं। सीपैक के ज़रूरी मंसूबे के तहत चीनी और पाकिस्तानी माहिरीन की निगरानी में मिर्च काश्त की गई। रवां साल जुलाई में चीनी नायब वज़ीर आज़म के पाकिस्तान दौरे पर मयारी होने पर मिर्च चीन दरामद करने के मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत हुए। Yes, exactly. But say we signed the protocol July, but before that, both of our government, this works. They did a lot of work to reach this protocol. शिपमेंट भेजे जाने की तकरीब से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने खिताब में सिंध की ज़रूरी सलाहियत पर बात की और कहा कि आज का दिन तारीख़ी है। चीनी कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी ज़रूरी अजनास के अनोखे जायकों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान से मयारी ज़रूरी अजनास की मज़ीद ख़रीदारी करना चाहेंगे। पाकिस्तान ज़राअत का बेहतरीन मुल्क है, इंतज़ाम दुरुस्त कर लें तो ज़रूरी अजनास ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया हो सकती है। टेक्नोलॉजी भी यूँ हासिल की जा सकती है, बस ज़रा सा सोच का जाविया बदलना है। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ रियाज एंडी, प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए। Oh yes. Those are the odds. It's spicy. जो बहुत अच्छी लगती है। टेंशन सी हो रही है मुझे ये और लाल सूरत हाल देखकर। इतनी अच्छी लगती है और वो साबुत लाल मिर्च भी अगर आप घर में ले आए तो सलाद में डालें। अनपॉपुलर ओपिनियन, फ्राई अंडा होता है ना, जो फ्राई अंडा सनी साइड अप वाला जूसी वाला फ्राई अंडा, उसमें लोग काली मिर्च और नमक डालते हैं। कभी आप उस पर लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च डाल के खाएं। आप चिली ऑयल डालें। जब आप ऑयल डाल रहे होते हैं ना उसको फ्राई करने के लिए, व्हाट आई डू इज उसमें कुटी मिर्चें डालें। कुटी मिर्चें क्या, वो चिली ऑयल जिसके अंदर कुटी मिर्चें होती हैं, आप थोड़ा सा वो डालें और फिर उसके ऊपर अंडा तोड़ें। या फिर अगर आप नहीं इतना तरद्दुद करना चाहते हैं, सिर्फ ये तरद्दुद क्या है, तेल तो डाल ही रहे हैं, उसमें दूसरा तेल डाल दें। दूसरा तेल डाल लें। अगर आपको चिली ऑयल नहीं दस्तियाब वैसे तो आप इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज आप पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, तले हुए अंडे। चिली ऑयल अब जो है ना वो कॉमन चीज हो चुकी है, वो कोई इतनी वो इक्लेक्टिक चीज रही नहीं है। इन एनी केस अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये हम बताएंगे कि क्यों बताएंगे, आगे जाके बताएंगे, टाइम नहीं है। ठीक है जी, यस ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले घंटे में। वैसे बात हम बाबर आजम की करने लगे अगर हमने दोबारा से नंबर 1 वाली गर्दान जो हम करेंगे, मगर प्लीज गेट ओवर दिस ऑलरेडी। बात यही है और तफसीली बताएंगे आपको। वही हमारे बाबर आजम बस ठीक है यार, हो गए वो दूसरे। अच्छा ओके ठीक है। बाय द वे हमें किसी ने ट्वीट किया एंड आई वांट टू, ये शादाब की वो जो थी ना, उससे हमें किसी ने ट्वीट किया और ये हमने एक सवाल किया नहीं एक्चुअली, तो आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि क्या इस ऑनररी ओहदे पे उनको तनख्वाह भी मिलेगी इस एजाजी ओहदे पे? गाड़ी शाड़ी मिलेगी वैसे? नहीं, वो भी नहीं गाड़ी तो मेरा ख्याल नहीं मिलेगी कि, लेकिन जो ऑनररी पोजीशन दी जाती है उस पर तनख्वाह होती है कि नहीं होती? नहीं होती, आई बिलीव। ये तो आप बिलीव कर रहे हैं ना? नहीं ना, एजाजी है, एजाजी है वैसे। ठीक है, लेकिन सवाल अच्छा था आपका। गुड। अच्छा, कौमी टीम में वैसे आजकल आपको बता दें, चूंकि आप शादाब की बात कर ही रही हैं, चलो इंजरीज का मौसम जो है वो उरूज पर है। Why are you guys laughing in my ear? He's injured, that's it, and he just got. नहीं, it was not because of that. हाँ। अच्छा, एक भी वैसे तो खिलाड़ी फिट नहीं है। तो सब डीएसपी बन सकते हैं इसका मतलब। Stop it, ये बहुत बुरी बात थी। वो ऑनर था उनके लिए। एक खिलाड़ी भी फिट नहीं हुआ और एक फिट अभी एक फिट नहीं होता और दूसरा इंजर्ड होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ चल रहा है मामला। अबरार अहमद की फिटनेस जो है वो बहाल होने का इंतजार था कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट में डेब्यू करने और 5 विकेटें लेने वाले खुर्रम शहजाद जो है इंजर्ड हो गए। हाँ, मैं तो कहती हूँ इनको सारों को वापस भेज दो, हम ठीक कर लेंगे। इनकी नज़र तोड़े, बता रहा हूँ। हम ठीक कर लेंगे इनको, हमें आता है। अच्छा, नुमान अली और वसीम जूनियर भी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। नसीम शाह का तो आपको पता ही है, मोहम्मद हसनैन और शादाब पहले से इंजर्ड हैं और घर में ही हैं। मेरे ख्याल आप यहाँ से पहले शुरू करें कि कौन कौन नहीं है ना। क्रिकेट बोर्ड काफ़ी अरसे से इनकी जल्द बहाली के दावे भी कर रहा है, लेकिन अभी तक तो वो मैदान में से बाहर बैठे हैं और नसीम शाह वगैरह से बात कर रहे हैं। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज़ है
उसके लिए टीम का ऐलान करते हुए कुछ इंजरीज का जिक्र भी किया था। Why are you laughing about it? I don't know. Yeah, let's listen. Shadab Khan is a very important member of Pakistan T20 cricket and he is a white ball specialist. Unfortunately सीज़न खेलते हुए उनको जो है वो इंजरी हुई थी, उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था जिसकी वजह से अभी भी उनको 2 वीक्स लगेंगे रीहैब कंप्लीट करने के लिए। मोहम्मद हारिस जो है उनको भी हमने रेस्ट करवाया है। You know, sometimes I look at our team and I see that we have lost the plot. मतलब कि अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, स्लो मोशन में भाग रहे हैं ऐसे करके, और फिर वो इंजर्ड कौन थे जिनको स्ट्रेचर पे लेके जाओ, मतलब वो पिगी बैक राइडिंग हो रही है, तो लिहाजा ये भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें। और जो बाय द वे मैं हंस रही थी वो मैं किस्मत पे, लोग रोते हैं ना, तो मैं उस पे हंस रही थी। इंजरीज खेल का हिस्सा है, ये ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन तशवीशनाक बात एक्चुअली है कि कौमी क्रिकेटर्स जिस रफ्तार से ज़ख्मी हो रहे हैं, इस रफ्तार से बहाली नहीं हो रही है। पीसीबी को देखना पड़ेगा कि खिलाड़ी एक तो इंजर क्यों हो रहे हैं, बहाली के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है। पर्थ टेस्ट की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ विकेटों पर अच्छे पेसेस के बगैर जीत का तसव्वुर एक्चुअली नामुमकिन सा है, और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी का जादू भी नहीं चल रहा है, और ऐसे में खुरम शहजाद भी इंजर्ड हो गए हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए सर्टनली बहुत बड़ा धचका है। मजबूत बॉलिंग लाइनअप के बगैर मेलबर्न टेस्ट पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए पर्थ टेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा ड्राउना ख्वाब बन सकता है, उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। यस। टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्ताक भाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से मुताल्लिक आमतौर पर ये समझा जाता था कि फ़िज़िकली ज़्यादा फिट नहीं होते हम लोग, हमारी डाइट वगैरह भी आपको पता है ख्याल नहीं उस तरह से रखा जाता जितने अब कंसर्न बाकी दुनिया के एथलीट्स और प्लेयर्स हैं। इस बार तो वैसे क्या कहें, अफसोस ही है कि काफ़ी ज़्यादा ही सीन बिगड़ गया है। नसीम, हसनैन, एहसानुल्लाह, शादाब, अबरार, नोमान, वसीम जूनियर के बाद अब खुरम शहजाद भी इंजर्ड हैं। सो ये हमें कंसर्न जो हो रहा है, ये हमारा जायज़ कंसर्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी फाइन लाइन है। जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट, हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं खेलने की, इसी तरह मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए कि कौन सा बॉलर किस फॉर्मेट में ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, उसके ऊपर आपको फैसले करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा, अब आप टेस्ट क्रिकेट भी एक बंदे को खिला रहे हैं, जैसे शहीन है, वो 2020 भी खेलेगा, 50 ओवर भी खेलेगा, तो और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलेगा, तो आपको फटीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ब्रेक तो मिलती नहीं है। अब इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं है वो। तो आई थिंक ये कैटेगरी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उनको करना पड़ेगा। जिस तरह हम थे, जिस तरह मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ था अल्लाह के फजल से, कि इंग्लैंड के 6 साल के सिस्टम में हमने देखा था कि जिमी एंडरसन ब्रॉड को हमने टेस्ट मैच के लिए रख लिया था, और बाकी वनडे के लिए बॉलर हमने 50 ओवर के लिए 2020 के लिए डिफरेंट तैयार किए थे। जब आप इस तरह करेंगे, फिर एक हारने का डर निकालना पड़ेगा अचीव करने के लिए, और दूसरा ये कि फिर आपके लड़के को रेस्ट भी मिल जाएगा और इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन कंसर्न तो हमें एक्चुअली ये है, और हमें आपसे पूछना भी चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों की अगर इंजरीज़ को हम देखें और दुनिया में देखें, यू आर राइट कि हर कोई इंजर होता ही है, बड़ी हाई स्ट्रेस आपकी ये फिज़िकल एक्टिविटी होती है जिसमें इंजरीज़ हो जाती हैं। लेकिन शाहीन की इंजरी को देखें, नसीम को देखें, तो लगता है ऐसा है कि इनकी इंजरीज़ को मिसमैनेज किया गया है, क्योंकि इनकी जो बहाली है वो कुछ हफ्तों में नहीं होती, वो महीनों लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये कब ठीक होंगे कब नहीं। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो इतना डेलिकेटली ठीक हुए होते हैं कि 1-2 मैचेस के बाद दे आर बैक टू बीइंग इंजर्ड अगेन। तो मिसमैनेजमेंट का भी कुछ लग रहा है हमें। देखिए, ये बड़ा फाइन लाइन है। मैंने पहले भी कहा ना कि नसीम शाह है, जिस तरह शहीन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। आजकल के दौर में क्रिकेट बैक टू बैक मैचेस होते हैं, टूर के ऊपर टूर होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। तो हमारे जो मेन प्लेयर होते हैं, स्पेशली बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उनको आपने बड़ा प्रोटेक्ट करना होता है, उनको सेव करना होता है, उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने उनकी कैटेगरी बनानी है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, उनको कैटेगरी इस तरह बनानी है उनकी कि आपने उनको कौन से फॉर्मेट में ज़्यादा खिलाना है। 2020 में जैसे नसीम है, वो टेस्ट बॉलर है, उसको 50 ओवर टेस्ट मैच खिलाएं, 2020 अभी ना खिलाएं, या 2020 50 ओवर खिलाएं, टेस्ट मैच ना खिलाएं। इस तरह का कोई आपको पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे आपका जो आपके कैटेगरीज होगा ना, टेस्ट मैच की बॉलिंग और होती है,
50 ओवर की और होती है, 20-20 की और होती है। तो आई थिंक ये जब आप ऐसी चीज़ करेंगे, इसलिए फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी होगी और आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो भी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा और इसमें सबको चांसेस मिलने के चांसेस होंगे। तो आई थिंक मिसमैनेजमेंट की जो बात है आपने की है वो थोड़ा सा यही है कि इनको लुक आफ्टर करने के लिए हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। अच्छा, खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल मुश्ताक भाई ठीक हो, इनकी लोड मैनेजमेंट भी सही हो, ये तो बोर्ड को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे होगा? हमारे पास टॉप परफॉर्मर्स ज़ाहिर है इनकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, सो किस तरह से टीम मैनेज करें फिर मैच के लिए? नहीं, अभी जो लड़कों को 2020 के लिए न्यूजीलैंड के लिए टीम लड़कों को अनाउंस की गई है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आए हैं इसमें और बड़ी खुशाइन बात है। इसमें ये है कि पाकिस्तान के पास कई बड़े अच्छे फास्ट बॉलर पड़े हुए हैं। अब उन फास्ट बॉलरों को आपने जब यूटिलाइज करना है, स्पिनर्स आपके पास बड़े पड़े हुए हैं, तो आपने कैटेगरीज, जब मैं फिर बार बार वही बात करूंगा, बेसिक्स की बात है कि आप जब तक इनकी कैटेगरीज नहीं बनाएंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्लास में जो लड़का परफॉर्मेंस करके आता है उसको आप आगे लेके आएंगे। जिस तरह अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए आपने अनाउंस किए लड़कों को, काफी लड़कों ने जो परफॉर्मेंस की हुई है फर्स्ट क्लास में उनको मौका मिल रहा है। तो इसी तरह फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलिंग में भी, डिपार्टमेंट में भी जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की होती है उनको खिलाएं और बाकियों को रेस्ट दें और कैटेगरीज बनाएं। जैसे कहते हैं ना 3 फॉर्मेट है, तो 3 फॉर्मेट के आपने बॉलर्स को चुनना है, उसमें फिर आपको कई एक आध सीरीज आपको छुट्टी भी देनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर और स्पिनरों के अलावा कई दफा बैट्समैन को भी छुट्टी चाहिए होती है, आपको रेस्ट देने की जरूरत होती है, तब जाके आपकी ये टीम स्ट्रेंथ बनेगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, हार का डर निकाल लेंगे तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने का बंदे को जज्बे के साथ और शौक के साथ बंदा ये कर भी सके। अच्छा, आखिर में लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस एट हैंड। ऑस्ट्रेलिया में है टीम और पाकिस्तान की टीम की बड़ी ख्वाहिश है कि अगला मैच जो है वो हम जीते हैं। मतलब हमारी भी ख्वाहिश है और ऑब्वियसली उनकी भी होगी, वो तो इस काम के लिए वहाँ गए हुए हैं। सीरीज़ में कोई जान आए, कोई कुछ तो हलचल हो, तो इसके लिए टीम में क्या आप तब्दीली, मोजज़ा, व्हाटएवर आप कहना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो हमारे बैट्समैन है पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले थे, 266 जितना भी किया था उन्होंने, अगर करीब चले जाते और उनको 300 के करीब पकड़ेंगे हम और उनको अगर 300-350 के अंदर पहली इनिंग्स में पकड़ लेते हैं, उसके बाद उनके बराबर खत्म होंगे तो फिर इक्वल मैच आ जाता है। जब भी आप बड़ी टीमों के खिलाफ या ऐसी सिचुएशन में खेलते हैं जहां पे आपको मुश्किल कंडीशन में लगे, उसके लिए आपको कैटेगरीली, आपको मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सेशन टू सेशन खेलने पड़ेंगे और आपको एक स्पिनर जरूर डालना पड़ता है, चाहे जिससे मर्जी पिच हो। देखें नेथन लाइन ने उन्होंने 6-7 आउट कर दिया हमारे मैच में, हालांकि पिच फास्ट बॉलों की थी मगर वहां पे स्पिन भी हो रहा था। तो हमें बैटिंग पूरी लंबी लेके नहीं जानी, हमें 5 जेन्युइन बॉलर खिलाने पड़ेंगे और 6 बैट्समैन होंगे। इस तरह फिर हम 20 विकेटें लेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। ऑलराइट, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। याया, वैसे आपने उस दिन जो हमें फहरिस्त सुनाई थी ना कि मुमकिन तौर पर ये खिलाड़ियों के ऑलमोस्ट वही सामने आए फिर नाम। याया है हमारे साथ, जराए हैं उनको आप अप्रिशिएट, आपके जराए बड़े पक्के हैं। थैंक यू वेरी मच। So, yes, what do you think? This was the best possible team that we could have selected from the pool that we have. और कोई एक आध नाम जो आपके जहन में हो जिसको होना चाहिए था, और इससे पहले हम इंजर्ड खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, उस पर भी आपसे हम राय लेंगे। But is there anything that you would like to add to the team that was announced? अब्दुल्ला, पहले किस बात का जवाब दूं? आपने एक साथ 3-4 सवाल कर लिया। हाँ, नहीं, पहले आप बताएं कि ये जो सिलेक्शन वाली नाम सामने आए जो आपने पहले ही पेशगोई कर दी थी, इसके अलावा आप समझते हैं, चूंकि आप फॉलो करते हैं डोमेस्टिक को भी दीगर मामलात को भी, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे होना चाहिए था? देखिए अब्दुल्ला, क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त टीम सिलेक्शन को लेकर चहमगोइयाँ हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, वो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करने के हवाले से हो रही है कि जी उनके साथ बड़ी नाइंसाफी कर देगी, आपने 3 विकेट कीपर शामिल कर लिए हैं, हालांकि इस टीम में 4 विकेट कीपर्स हैं। हारिस की परफॉर्मेंस में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 7 मैचों में वनडे के 30 रन हैं और 9 जो उनके T20 है उसमें 126 रन है। जस्टिफाई नहीं करती उनकी परफॉर्मेंस। सवाल यह है कि अगर ये परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती तो फिर आजम खान किस परफॉर्मेंस पे टीम में आए? उनके 5 मैचों में 7 रन हैं। तो बात दरअसल ये है कि आजम खान परफॉर्मेंस पर पहले आए थे मोइन खान के कंधों पे बैठ के, कहीं ना कहीं उनके ताया नदीम खान भी थे, लेकिन इस बार वो टीम में आए हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के साथ, अपने जोर बाजू के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक। बिल्कुल
फिर उसके बाद अब्बास आफरीदी टीम में आए हैं। हम इमामुल हक और इंजमामुल हक की बात करते रहे कि जी ये जो है वो नेपोटिज्म है, ये रिश्तेदारियां टीम में आ गई हैं। तो फिर अब्बास आफरीदी नेफ्यू हैं फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल के, लेकिन वो प्रोसेस के साथ इस टीम का पार्ट बने। 23 विकेट उन्होंने हासिल की थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2023 में इस साल, लेकिन उनको आपने अफगानिस्तान के खिलाफ मौका नहीं दिया, एहसानुल्लाह को शामिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की, 15 विकेटें उन्होंने वनडे टूर्नामेंट में हासिल की, और अभी T20 टूर्नामेंट हुआ है, वहां पर भी उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो एक प्रोसेस के साथ वो टीम का हिस्सा बने हैं, मुसलसल तसलसल के साथ। इस टीम में मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी शामिल होने पर हुई है वो साहबजादा फरहान और हसीबुल्लाह के शामिल होने पर हुई है। मुझे नहीं पता कि आपने और अब हुमा ने जो है वो PSL में उनको बैटिंग करते हुए देखा है या नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा यंग प्रोस्पेक्ट है, और अगर उनको मौका मिलता है और अगर बड़ा ब्राइट किस्मत उनके साथ रहती है तो बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट आप उनको कह सकते हैं। अब मसला ये है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो आपने टीम मुंतखब कर ली है, ये आपने पॉपुलर डिसीजन लिया है। पॉपुलर डिसीजन मेरे नजर में हो सकता है, बट ये जो टीम है अब्दुल्ला, यकीन मानिए कि एक ऐसी टीम है, क्योंकि आपने अगले 6 महीने में वर्ल्ड T20 में जाना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जी डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो है वो बाहर बैठाना चाहते थे, आराम कराना चाहते थे बाबर आजम को और रिजवान को। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हफीज ने ये कहा कि भाई रिजवान और बाबर मुझे न्यूजीलैंड में हर सूरत में चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक मुश्किल सीरीज है और मुश्किल सीरीज में मुझे बड़े प्लेयरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जो है वो सिलेक्शन करेंगे, बट काउंटर सीरीज अप्रैल 2024 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे, होम ग्राउंड, होम कंडीशन, होम क्राउड के सामने, और वहां पर एक्सपेरिमेंट भी तो करना है ना। वी शुड आल्सो कंसीडर द सीरीज। ठीक है, सीरीज जीतना भी अहम है, लेकिन हमें वर्ल्ड कप की तैयारी भी तो मद्देनजर रखनी है। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप देखिए कि हार्दिक पांड्या को इंडिया ने T20 टीम का वर्ल्ड कप से पहले ही कप्तान बना दिया था। ये जो अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो अपनी फ्यूचर की टीम जो है वो बना रहे हैं। आई डोंट नो विराट कोहली और रोहित शर्मा जून 2024 में ICC वर्ल्ड T20 का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, बट उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया। बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन होंगे। वो मुंबई इंडियंस जिसको 6 मरतबा IPL का टाइटल जो है वो रोहित शर्मा ने जिताया है। तो बात दरअसल ये है कि आपको हालात और वक्त के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे पहले यहाँ हम बात कर रहे थे मुश्ताक, हाँ, इंजरीज की बात कर रहे थे कि सारे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लेयर्स एट द मोमेंट इन ऑस्ट्रेलिया इंजर्ड हैं। हमें तो ये डर लग रहा है कि ये सीरीज ऑलमोस्ट ये खुरम शहजाद की इंजरी के बाद जरा कंसर्न बढ़ गया। नहीं तो हमने पूरी एक लिस्ट नाम ली है, सारे नहीं है, लेकिन कभी कभार तो ये भी लगता है कि क्या हम ये सीरीज भी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर वर्ल्ड कप, बहुत कुछ होना है। ये हमारी इंजरीज का क्या सिलसिला है? मिसमैनेज हो रही है, व्हाई डोंट वी हील और रिकवर क्विकली? देखिए उमा, मुझे नहीं पता कि आप या अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया गए या नहीं गए, लेकिन मैं 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। नहीं, हम नहीं गए। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते ना, और अगर आप फिटनेस फटीग का शिकार हैं, तो आप यकीन मानिए कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अगर आप वॉक भी करेंगे ना तो आपके गिड्डे गोड्डे चले जाएंगे। बहुत ही हार्ड सरफेस है, और बहुत ही, वो कहते हैं ना कि वहाँ पर सख्त कंडीशन होती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो सरफेस है वो इतनी आसान नहीं होती। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की सरफेस के ऊपर ये जो क्रिकेटर खेलने के लिए गए, उनके लिए ये इतनी आसान जगह है नहीं। हम 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और अभी उतना ही नहीं है कि हमारे सर पे मैच आ गया। तो आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए खिलाड़ियों को। जब ऑस्ट्रेलिया भेजें तो कम से कम आपके पास 15 से 20 दिन होने चाहिए क्लाइमेटाइज अपने आप को करने के लिए। अब ये जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस की, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे मुश्ताक से, और मुश्ताक आपको बता रहे थे कि हम जो है वो इस तरह चीजों को मैनेज करते थे। देखिए 2006 में आई है वर्ल्ड T20 क्रिकेट आई है, और उसके बाद ये लीग क्रिकेट की भरमार जो है सही मानों में 2015 के बाद हुई है। एक जमाना था कि खिलाड़ी इस साल में 10 टेस्ट मैच खेलते थे, बमुश्किल 40 एक रोजा मैच खेलते थे और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे। और इस वक्त जो जिम विम आपको नजर आ रहे हैं, ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल, ये नहीं होते थे। लेकिन अब मसला ये है कि ये सारी चीजें शायद आपको थकाती नहीं है। ये जो बाकी चीज है ना कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, मीडिया का प्रेशर, फिर आप अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, आप नींद पूरी नहीं करते अपनी। और यहाँ पर मसला हमारी टीम के साथ ये हो गया कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो 4 ओवर के बॉलर बनकर रह गए हैं। जब उनको एक दिन के अंदर जो है वो 17-17, 12-12 ओवर डालने हैं,
तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं पट्टियां बांधकर, ब्लैक टेप लगाकर, ब्लू टेप लगाकर वो मैश तो निकाल लेते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ये चीजें हो नहीं सकती। इसके लिए आपको ऑफ दी फील्ड जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप को मेहनत करने की, अपनी खुराक पर जरूरत है कि आप काम करें। लेकिन अभी आप जितनी लंबी लिस्ट मेरे साथ शेयर कर रहे थे या मुश्ताक के साथ बता रहे थे, अभी आप देखिएगा जितने नाम आप बता रहे हैं ये सारे नाम आप जब PSL शुरू होगा सब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कोई इंजेक्शन लगवा लेगा, कोई गोली खा लेगा, कोई टेपिंग कर लेगा, कोई पट्टी बांध लेगा, वो अपने सीजन निकाल लेंगे। लेकिन वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर जो है ना वो आपको मार देता है। तो इन चीजों में आपको अपने आप को मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। खुरम की जगह अब कौन रिप्लेस करेगा इन द नेक्स्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच में? देखिए पहले टेस्ट मैच में जो है, पहले टेस्ट मैच में आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया। फ़हीम अशरफ जो थे उनकी जगह से जो ओसामा मीर खेलते, लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो उसने कुछ फ़हीम अशरफ की तरफ से, कुछ ओसामा मीर की तरफ से। बट इस टीम में 2 से 3 फोर्स चेंजेस मैं देख रहा हूँ। एक तो आप समझें कि अगले टेस्ट मैच में फ़हीम अशरफ तो नहीं है, तो एक चेंज तो 100% बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब दूसरी चेंज जो है वो खुर्रम शहजाद की शक्ल में अब आपको बाय हुक एंड बाय क्रुक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 चेंजेस तो इस टीम में आपको डेफिनेटली दिखाई देंगी। इसके अलावा भी 1-2 और चेंजेस होंगी। सही, सो 2 चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे, इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस होगी। लेट्स सी फिर जब अगले टेस्ट से पहले होपफुली आपसे दोबारा मौका मिलेगा बात करने का, तो ज़रा चीज़ें कुछ फाइनलाइज हो जाएंगी। थैंक यू याहिया। अच्छा जल्दी से याहिया ये भी बता दें कि मेलबर्न की पिच जो है वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है या क्योंकि वो भी बड़ा डिटरमिन करता है ना हाउ वी परफॉर्म। देखें हुमा, यहाँ पर 2017 में जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला था तो अजहर अली ने यहाँ पर डबल 100 किया था। और ये जो मेलबर्न की पिच है ना ये ड्रॉप इन पिच है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सऊद शकील ने वहाँ पर प्रैक्टिस के बाद बात की है और वो कह रहे हैं इस पिच को देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया और मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। तो शुक्र करेंगे उन्होंने ये जो बात की है कि हमारे बल्लेबाज जो है यहाँ पर रन करते हुए दिखाई दें। और सऊद शकील ने जो बात की है मैं तो उसको ही सेकंड कर रहा हूँ। फर्स्ट की जो पिच है एज कंपेयर मेलबर्न, ये जो मेलबर्न की पिच है ना इसके ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रन करना इतना मुश्किल है नहीं जी। निस्बतन पर्थ की निस्बतन आसाम रिवायती तौर पर समझी जाती है। अच्छा आपने अजहर की वो डबल सेंचुरी याद कराई दी तो एक खबर छपी हुई थी कि भाई अजहर अली को भी PCB में कुछ क्यों हंस रहे हैं आप, अहम जिम्मेदारियां जो है ना वो दी जा रही हैं। सारे ही बड़े रिस्पॉन्सिबल, सबको ही जिम्मेदारियां मिल रही हैं सारों को। जी बिल्कुल, मैं आप और हुमा रह गए बस। या आपके तो ब्राइट चांसेस है, मेरा ख्याल है आपकी बड़ी खिदमत है इस गेम की। हम तो किसी एजाजी होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई चांसेस नहीं, आलिया रशीद साहब मौजूद है अभी हमें इंतजार। ओके थैंक यू याहिया, गुड मॉर्निंग टू यू। जाके नाश्ता करें। और हम भी, मैं और अब्दुल्ला तो हमने आज शो के शुरू में ही कह दिया था तो वहाँ पुलिस में एजाजी हमें चाहिए ओहदा और पुलिस हमने यूनिफॉर्म पहननी है और एक टैका होना चाहिए ना ये पुलिस की बात। यहाँ आपको पता है यहाँ सिंध पुलिस में फहद मुस्तफ़ा है जी, पता है हमने खबर चलाई थी बिल्कुल। सो हमें मतलब ओके चलें। तो what rank would you like? You will be the SHO, I guess. Why would I be the? नहीं, it's okay. It's a बड़ी सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। Let's not you decide for me. मैं आपसे पूछ रही थी कि what would you like? मेरा ख्याल है मैं DIG पे ही सही हूँ। हम ब्रेक लें, हमें ब्रेक चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल इसके बारे में वेलकम बैक। ओके, आपको बताएं कि चंद साल से हम ये बिल्कुल नोट कर रहे हैं और हमारे शो के थ्रू आपने भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट और जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स में अपनी एक अलग पहचान जो है ना पाकिस्तानी वो बना रहे हैं। लेकिन इस साल हमारे पास कोई ना कोई जीत के आया ही होगा। लेकिन इस साल तो कमाल ही हो गया। 2023 में तो दुनिया भी ये मानने पर मजबूर हो गई है कि वी रियली हैव द बेस्ट लॉट। अब हमारे नौजवान जो है वो सिर्फ नुमाइशी मुकाबले नहीं करते बल्कि आलमी जो इवेंट्स हैं वो जीत रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन। और हालिया IMMAF एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने पहली मरतबा आपको बताएं कि मेडल लिए और 3 मेडल लिए। शहाब अली ने सिल्वर जबकि मारवा काशानी और बुशरा अहमद ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। वंडरफुल। अब इनमें से शहाब अली और
बुशरा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, शाहब अली ने एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि सिल्वर मेडल, बुशरा ने ब्रॉन्ज। वेलकम दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने का। लेडीज़ फर्स्ट, तो लिहाजा मैं बुशरा से स्टार्ट करूँगी कि बुशरा, मतलब किसी चीज़ का, किसी स्पोर्ट का इतना शौक़ होना, और इसको बहुत से लोग थोड़ा सा वायलेंट स्पोर्ट भी शायद मान ले, कि आपने मतलब चैम्पियनशिप ही आप जीतना स्टार्ट हो गई है। ये जर्नी किस तरह स्टार्ट हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। असल में मेरी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी। बचपन में ही हम बहनों के साथ हम अक्सर रेसल वगैरह किया करते थे, तो मेरा मार्शल आर्ट से सिर्फ इतना ही हद तक ताल्लुक़ था काफ़ी सालों तक। फिर मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी को ज्वाइन किया, तो मैंने जो जिम ज्वाइन किया वो बेसिकली मार्शल आर्ट्स के लिए था। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई फ़िटनेस से। ग्रैपलिंग, जिजित्सु वो एक स्पोर्ट है, लाइक मार्शल आर्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। वहाँ से स्टार्ट किया, फिर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, स्ट्राइकिंग, उसकी तरफ रुझान बढ़ा। इसी तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई। वाओ, वंडरफुल। और ये जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, माशाल्लाह आपने तो जीतने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। शहाब, आप बताइएगा, आप भी 4 साल से मार्शल आर्ट्स MMA कर रहे हैं, उससे पहले से इससे वाबस्ता हैं, आपका सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पहले तकरीबन 2013-14 में मैं किक बॉक्सिंग करता था, और उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो मैंने इधर 2020 में फाइट फोर्स जिम ज्वाइन किया, और यहाँ पे MMA मैंने स्टार्ट किया था। आपने MMA स्टार्ट किया, और उसके बाद ये इंटरनेशनल मुकाबला कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब ज़ाहिर है कोई प्रिलिमिनरी फ़ाइट्स होती हैं जिनको जीत के आपको आगे जाना होता है। कितने मुल्कों से आपका मुकाबला हुआ, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसको इस तरह के कंपटीशन में जाने के लिए पहले हमने क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए नेशनल टूर्नामेंट होती है, वो जीतना पड़ता है। नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे वेट के फाइटर्स हैं उनको हराना होता है, उसके बाद हमें ये मौका मिलता है। तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए कि मैं नेशनल चैम्पियन बना था, तो पिछली साल तो मैं नहीं गया था, इस साल मुझे एशियन चैम्पियनशिप में मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, सिल्वर मेडल। बिल्कुल, ना सिर्फ कि आपको मौका मिला, आपने मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया। अब ये बताइएगा, दोनों से वैसे तो सवाल है, लेकिन शाह पहले आप बता दें कि आपकी जर्नी भी लगता है कि 4-5 साल, लाइक फिर भी रीसेंट ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि हम बहुत से मुल्कों में भी देखते हैं बड़े छोटी छोटी उम्रों में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने सही उम्र में ये शुरू किया, या आपको लगता है कि आपके पास एज होती है अगर आप कुछ साल पहले शुरू हो जाते? बिल्कुल, हर बंदा जब स्पोर्ट्स में आता है ना, तो पहले उसने कोई ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की होती है, कोई किक बॉक्सिंग से आया होता है, कोई कराटे से। तो मैंने सही टाइम पे शुरू किया था, क्योंकि मैं बहुत पहले से इस स्पोर्ट्स में वाबस्ता था। पहले मैं किक बॉक्सिंग ऑलरेडी कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने MMA शुरू किया। सो बुशरा, आपका ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आपने माशाल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इंटरनेशनल इवेंट का कोई अलग प्रेशर होता है? कितनी फ़ाइट्स होती हैं जो आपको मेडल के लिए, जीतने के लिए लड़नी पड़ती हैं, कुछ बताइए। बेसिकली ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर था। मैंने लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया इन सर्बिया, बल्कि इसी साल फरवरी में वो हुआ था। प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम हैं, तो स्पेशली विद फॉर फीमेल्स हमारे पास फीमेल फाइटर्स ही बहुत कम हैं, तो एक्सपोजर बहुत कम रहता है, हम फाइट्स ही नहीं मिलती, तो मुश्किल से फ़ाइट्स ही बहुत कम होती हैं। तो इंटरनेशनली ऐसी होता है जैसे आप पहली दफ़ा लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो स्किल लेवल, वो स्ट्रेंथ लेवल। तो कोई ट्रायल मैचेस वगैरह भी होते हैं जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जाते हैं, या डायरेक्ट फाइट होती है बस फिर? नहीं, डायरेक्ट फ़ाइट होती है। बेसिकली यहाँ से पाकिस्तान से ऑल ओवर द ईयर जो फ़ाइट होती रहती है, लेट्स से हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप साल के एंड पे आ रही है, तो सारा साल हमारी फ़ाइट्स होती रहती हैं। जितना इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही, उसकी बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट टैलेंट आपसे जो जिसको वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरह हमारा सिलेक्शन होती है, उसमें इस दफ़ा शहाब सेलेक्ट हुए, मैं सेलेक्ट हुई, कुछ और हमारे एथलीट्स थे वो सेलेक्ट हुए। उसके बाद इंटरनेशनली जब हम जाते हैं तो वो ड्रॉज होते हैं, फिर ब्रैकेट्स बनती हैं, फिर क्वालिफाइंग राउंड्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स तक हम पहुंचते हैं। अच्छा बुशरा, मैं क्यूरियस हूँ, ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, माशाल्लाह नस से आपने पढ़ाई की है,
आप बचपन का भी बता रही हैं अपना, जी बिल्कुल, बचपन का भी आप बता रही हैं कि अपनी बहनों के साथ भी रेसलिंग वगैरह चली है, फिर आपने जिम ज्वाइन कर लिया। मतलब ये रुझान और ये ड्राइव और कि मैं चैम्पियनशिप में ही पहुंच जाऊं, कि ख़ास तौर पे वो स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने खुद अभी एडमिट की है कि पाकिस्तान में इतनी फाइट्स नहीं मिलती और लड़कियां भी बहुत कम हैं। हाँ, लड़कियां कम हैं इसमें। तो ये क्या आपको क्या वो ड्राइव थी आपकी, क्या पुश थी कि कुछ सालों में ही मतलब आप उस लेवल तक पहुंच गई हैं? बेसिकली लाइक एनर्जी सब में होती है, स्पेशली जब आप बच्चे होते हैं, टीन्स होते हैं, तो आई वॉज अ बॉल ऑफ एनर्जी। मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे पता नहीं था कि उसको चैनलाइज कहाँ करना है। तो जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की तो मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो रही थी। यू नो, आप जब उससे पहले जब आप टीन्स में होते हैं, आपको यू नो तो ऐसा गुस्सा भी ज़्यादा आता है, इस तरह की होते हैं काम। तो फिर जब आप कोई स्पोर्ट्स या किसी टाइप की भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, और मार्शल आर्ट्स तो है भी ऐसे कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने तो बस फिटनेस के लिए किया था। फिर स्किल डेवलपमेंट होने, जब मैं जुजित्सु की बात कर रही थी, ग्रैपलिंग की, इट वॉज़ नॉट कि आपने बस आके लड़ना ही है, वो बड़ी टेक्निकल चीज़ है जिसमें आपका दिमाग बहुत खुलता है। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने स्टार्ट किया तो पहले 3-4 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है। जब आपको उसकी समझ आने लगती है तो आपको पूरी ह्यूमन एनाटमी और ये सब समझ आने लगता है। उसके साथ खेलना होता है कि आपने यू नो किधर कब अटैक करना है, डिफेंड करना है, तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग था मेरे लिए। उसके बाद स्ट्राइकिंग स्टार्ट की तो अब मैं आपकी बात से मैं बड़ा, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख भी रहे होंगे, तो ये एनर्जी को अपनी चैनलाइज करना ये पेरेंट्स का भी बड़ा काम है कि वो आइडेंटिफाई करें अपने बच्चों में और फिर उनको अच्छी जगह लगाएं। बिकॉज मौका मिल गया और आपको पता लग गया कि यहाँ मेरी एनर्जी मैं इनकी बुशरा की बात से मैं सोचूं, हम भी बहुत सी बहनें हैं, हम भी बड़ी लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन हमने नहीं सोचा कि हम इसको कितना यू नो पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं। अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और बुशरा ये भी बता दें कि आपकी बहनें आपसे लड़ती हैं, आप जुर्रत करती हैं आपसे लड़ने की? नहीं, अब मैंने दहशत फैलाई भी, अब नहीं लड़ती। नहीं, अभी भी हम उस तरह, ऑब्वियसली अब हम बड़े हो गए हैं, बट काफ़ी हम लोग शुरू में तीनों बहनें साथ जाते थे, तो वो भी मेरे लिए था कि एक्स्ट्रा हम यू नो हमारा फैमिली टाइम भी हो जाता था, कि हमारा टाइम वहाँ साथ गुजरता था। तो ओवरऑल काफ़ी मेरे लिए पॉजिटिव चेंज था मेरी लाइफ में। आई एम श्योर। और आपके पेरेंट्स भी बड़े इनकरेजिंग हैं जो तीनों बहनों को भेज रहे हैं जुजित्सु करने के लिए। शहाब, आप बताइएगा कि इंटरनेशनली ज़ाहिर है आप फाइट्स कर चुके हैं, आपका एक्सपोजर है, हमारे जो लोग हैं, हमारे फाइटर्स हैं, जीत भी आते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जहाँ सहूलियात की बात करें तो यहाँ पे अक्सर फाइटर्स शिकायत करते हैं कि हमारे पास कैंप्स नहीं होते, जगह नहीं है, सहूलतें कम हैं, इसलिए बाज़ लोग बैंकॉक भी जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। आपको भी कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे? बिल्कुल सेम ये इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं जो प्रीवियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, एशियन चैम्पियनशिप हो गए थे, मैंने ये था उसके लिए, क्योंकि एक तो सबसे जो बड़ा मसला था वो मेरे स्पॉन्सर्स का था। ट्रेनिंग जो है, रिसोर्सेज वगैरह की बात हो जाए, वो तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वही फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाहर के फाइटर्स के लिए वो अवेलेबल है। तो बाकी भी स्पॉन्सर्स वगैरह के भी बहुत मसले हैं। अगर कैंप की बात की जाए थाईलैंड वगैरह जाने के लिए तो उसका भी बहुत इशू है, उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए और कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इशू है। तो आपकी जो फेडरेशन है वो कितनी सपोर्ट देती है खिलाड़ियों को? अभी जो इस साल में जा रहा था एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो कुछ मैंने खुद मतलब वगैरह फाइनेंसेस वगैरह खुद अरेंज किए थे और बाकी मेरे फेडरेशन ने किए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव है, कर रहे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, स्पॉन्सर्स निकालते हैं एथलीट्स के लिए, जाहिर है। मगर आपकी जो ये बताइएगा शहाब कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, आपकी फिटनेस, आपको डाइट मतलब बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और फिर जब आप अब्रॉड जाते हैं और बाकियों को देखते हैं तो डिफरेंस होता है कोई, या फिर आप अपने लेवल से भी उसी किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेहनत तो हम करते हैं बिल्कुल, मेहनत तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जहाँ पे फिटनेस और डाइट इन चीज़ों की बात है तो वो उन चीज़ों में हमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारी डाइट वगैरह इन चीज़ों का हम तब ख्याल रखते हैं जब हमारी कोई फाइट वगैरह होती है, क्योंकि इस पे काफ़ी खर्चा होता है ना, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और वो जो एथलीट है उन लोगों के पास स्पॉन्सर है, सब कुछ है,
तो वो पूरा साल अपने डाइट वगैरह फिटनेस का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो हमसे थोड़ा ज़्यादा फिट होते हैं वो। अच्छा, अगर इंजरी हो जाए, जो कि अब ऐसा स्पोर्ट है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजरीज वगैरह तो हो ही जाती होंगी, तो उसको कैसे फिर डील करते हैं और हील करते हैं, कैसे होता है फिर? इंजरीज वगैरह हो जाए तो फिर उसका रिहेब वगैरह वो सब कुछ करते हैं अपने से ही, डॉक्टर वो खुद ही खर्चा करना पड़ता है? जी जी, खुद ही। If I hear this one more time ना कि यहाँ कितने sponsors, we'll keep hearing this, Huma. We'll keep hearing this. Let us change this in 2024 और अब आगे जाके। बुशरा, आप बताइए, लड़कियों के भी जाहिर है उनके तो और ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इन तमाम चीज़ों को लेके। जी जी, चैलेंजेस बहुत हैं, लाइक एज अ कि हम ये नहीं कर सकते, तो मतलब मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आई एम अ फाइटर, आई कैन कम्पीट एंड आई कैन ट्रेन विद एवरीबडी। बट जब माशरे में बाहर जाते हैं और आप नोटिस करते हैं, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट एज नॉर्मलाइज्ड येट। सो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। एक तो ट्रेनिंग पार्टनर्स का मुझे इशू रहता है, बिकॉज देयर आर नो फीमेल फाइटर्स, बहुत मिनिमम 1-2 ही होंगी, फिर वेट लेस होगा, फिर टेक्निक लेवल, फिटनेस लेवल, तो बहुत सी हर्डल्स। Then what do you do? You practice with your male colleagues? जाहिर है, फिर और क्या करेंगे अगर आपने फाइट लड़नी है तो? या जी, मैं दोनों के साथ ट्रेन करती हूँ। हमारे पास कुछ फीमेल फाइटर्स भी हैं, मेल भी हैं, तो थैंक्स टू माय ट्रेनिंग पार्टनर्स, जिनकी वजह से ही मैं आगे प्रोग्रेस कर पाती हूँ। विदाउट ट्रेन तो हमारा बेसिकली दुनिया हमसे बहुत आगे है अभी, तो ये कॉमन इशू सबको रहता है कि हम ट्रेनिंग पार्टनर्स जितने भी बेस्ट हैं, लेट्स से अगर कोई हमारा कोई फाइटर है, शहाब की बात करें, ये जिनके साथ ट्रेन कर रहा है, और अगर कोई और जिसका गोल्ड आया है, तो उसमें डिफरेंस यही है कि जिसका गोल्ड आया है वो पहले ही चैम्पियंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ ट्रेन कर रहे हैं, वरना मेहनत की कमी नहीं है, सब कुछ हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बेस्ट कर रहे हैं, और भी इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बट ये इश्यूज आते हैं, लाइक बड़ी अच्छी जगह आप दोनों ने पॉइंट आउट की है कि ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी तो आपको उस लेवल की करनी है जो आगे जाके आपको चैम्पियन बनाए, तो लिहाजा ट्रेनिंग पार्टनर्स भी उस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि कोई आसान आपका हरीफ होगा या इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको तो आप इजीली ओवर पावर कर ही लेंगे। यू गाइज आर डूइंग माशाल्लाह सो वेल, और ख़ास तौर पे जब हम ये बात सुनते हैं ना कि स्पॉन्सरशिप भी खुद ही करनी है, इंजरीज हो गई तो वो भी आके अपनी देखभाल खुद ही करना है, जो आप लोगों की स्पेशल डाइट वगैरह होती है उसको भी खुद ही मैनेज करना है। It's very difficult, and hats off to you both and everybody else. Congratulations, mashallah. I hope things change in the next year. बहुत शुक्रिया आपका शहाब अली and Shahab, thank you for being. And आपने भी जीता, बहुत आपको मुबारक हो। वैसे तो इतने एवेन्यूज़ हैं जो हमारी हुकूमत ताउन कर सकती है खेलों के फ़रोग के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मिक्स MMA वाला मामला है ना, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। अगर हम चलें, एक जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर वो ये सोच रही हैं ना कि आउट ऑफ लॉट ऑफ गेम्स हमने किसी एक खेल पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो दे दें इस साल, तो MMA पे आप तवज्जो दें, आपको बहुत यहाँ पे जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं ये तवज्जो ना देने के चक्रों में तो हमारी पूरी बॉक्सिंग भी ख़त्म हो गई है हमारी। मतलब आप कोई स्पोर्ट निकाल लें, स्क्वॉश निकाल लें, जिसमें हम एक्चुअली वी वर रियली, मुझे लगता है कि फिर भी लोग अब खुद से मैनेज, कहने का मतलब है प्राइवेट इदारे जो हैं दे रियली नीड टू स्टेप अप, कम फॉरवर्ड, और ख़ास तौर पे जैसे कि बुशरा अपनी इंस्टीट्यूट का बता रही थी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैन ऑल्सो स्टेप अप। अगर उन्हीं के स्टूडेंट्स जा रहे हैं और चैंपियंस बन रहे हैं तो थोड़ा सा स्पॉन्सर आप ही कर दें, थोड़ा सा आप दिल बड़ा करें, थोड़ा सा दिमाग भी खोलें। जब आपको पता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कितने मतलब इंस्पायर होंगे एग्जैक्टली, और वो क्या क्या दे डू सो मच मोर देन जस्ट स्टडीज़, तो आप उनका हाथ पकड़ें, उनको आगे लेके जाएं। ये मौके हैं, जाने ना दें। वो जो हम कहते हैं ना, नया साल स्टार्ट हो रहा है, व्हाट एल्स यू कैन डू, दीज आर द थिंग्स दैट और इतने बड़े बड़े इदारे हैं, इतने बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके लिए इनमें से 4-5 को ट्रेन कराना या अडॉप्ट करना लिटरली पीनट्स भी नहीं है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, अगर आप कहते हैं जी किसी डिजर्विंग को देना चाहिए, ये 100% अपना दे रहे हैं ये लोग, और इनको जो सहूलत है वो 10% भी नहीं मिल रही। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब ज़रा आपको बताएं कि मरकज़ी बैंक की जानिब से शरह सूद 22% बरकरार रखने के बावजूद कौमी बचत स्कीमों ने शरह मुनाफा कम कर दी है, और जो किसी हद तक हैरान कुन है। आम तौर पर
बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में कमी मरकज़ी बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी के बाद ही होती है। लेकिन अभी हम कुछ और देख रहे हैं। बाज़ माशी माहिरीन के मुताबिक कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में कमी का इशारा यही बता रहा है कि आने वाले दिनों में मरकज़ी बैंक भी शरह सूद कम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद इसे माशी इस्तेहकाम की तरफ एक और कदम समझा जाएगा। होपफुली इसी पर बात करते हैं। माशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू खुर्रम साहब। अच्छा जी खुर्रम, बिल्कुल हम इनफैक्ट इससे पहले भी बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो तब्दील ना करने का ऐलान किया था और मुख्तलिफ वजूहात भी उसकी बताई थी। लेकिन नेशनल सेविंग स्कीम वालों ने शरह मुनाफा कम कर दी है। तो क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? व्हाट्स द डिफरेंस? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो शरह जो रिटर्न होता है बेसिकली जो आपके सेविंग स्कीम्स पे होता है, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, उसका जो लिंक होता है वो जो शरह सूद मार्केट में चल रही होती है, ख़ासकर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उस शरह सूद के हिसाब से वो सेट होती है ताकि एक कंपेटिटिव रेट मिले, एक अच्छा रेट मिले जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग रेट हो। जो डिफरेंट टेनर्स होते हैं, यानी कि 1 साल वाला है, 10 साल वाला है, 15 साल वाला है, उस हिसाब से जो है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिटर्मिन हो और वो मार्केट रेट्स पे होता है। और आपने देखा है पिछले 2-3 महीनों में जो मार्केट रेट्स हैं वो 24% से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ चुके हैं और वो 21% पे आ गए हैं। और कुछ तो बॉन्ड्स ऐसे हैं लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट के जो कि 16% पे भी जो है वो उनकी यील्ड्स आई हैं, 18-19 पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो सेविंग स्कीम्स पे भी अकॉर्डिंगली सेट होता है ताकि जो है कंपेटिटिव रेट्स मिले और जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो। ये रेट ऊपर जाएंगे दोबारा से, यानी कि अगर सेकेंडरी मार्केट में रेट्स ऊपर जाते हैं तो सेविंग स्कीम्स की भी रेट ऊपर चले जाएंगे। तो इस हिसाब से ये रेट सेट होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से जो है वो नीचे किए गए। खुर्रम साहब, अगर कौमी बचत स्कीम की शरह मुनाफा तब्दीली को ये इशारा समझा जाए कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक में इंटरेस्ट बदलेगा तो क्या तवक्को रखनी चाहिए? तब्दीली आएगी तो कितनी आएगी इनिशियली? नहीं, इस तरह नहीं होता कि जो सेविंग स्कीम्स है उनके शरह सूद नीचे हो तो उससे इशारा मिलता है कि स्टेट बैंक रेट नीचे करेगा या स्टेट बैंक जो शरह सूद नीचे करेगा। ऐसा नहीं होता। स्टेट बैंक के अपने जो है वो कुछ बेसिस होती हैं। वो महंगाई को देखता है, महंगाई में भी वो कोर इन्फ्लेशन को देखता है कि अगर फूड की महंगाई हटा दें, खाने पीने की अशिया की, और एनर्जी की महंगाई हटा दें तो बाकी जो महंगाई है वो किस वजह से बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको देखकर वो रेट्स जो है ऊपर नीचे करता है ताकि जो है वो जो लोग जो है वो खर्च कम करें। रेट इसलिए ज़्यादातर बढ़ाए जाते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लोग खर्च कम करें और सेविंग की तरफ ज़्यादा आएँ। तो इससे आपने देखा एक्सप्लेनिंग कि इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है एक्चुअली। हाँ, नहीं है। तो लिहाजा महंगाई को में कमी का एक्सपेक्टेशन रखना दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। और ये तो खैर आप लोगों को पता ना, जाते जाते आपको बता दें कि बिजली की प्राइस जो है पर यूनिट वो कुछ इंक्रीज हो गई है। तो ये भी ऐसा हो रहा है। और वो हुई कितनी है? 15 पैसे। Yes. 1 रुपये 15 पैसे कराची समेत मुल्क भर के लिए आपको बता दें। वैसे अब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं हम आपको तफसील से फिर कल बताएंगे। हाँ, दैट्स ट्रू बिकॉज दैट्स ऑल द टाइम वी हैव एंड वील सी यू टुमारो। बाय। बस